नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण और ताज़ा घटनाक्रम पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये मुद्दा है अमेरिका का ईरान के चाबहार बंदरगाह पर जो उन्होंने पहले प्रतिबंधों में छूट दी थी, हाँ। उसे वापस लेना। हम्म। और जैसा कि रेचल कार्सन ने कहा था, प्रकृति में कुछ भी अलग थलग नहीं होता। ये बात भू राजनीति पर भी एकदम फिट बैठती है। हाँ, एक फैसले का असर कई जगहों पर पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का एक विश्लेषण है इस पर, और आज हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये हुआ क्यों, इसका मतलब क्या है, और सबसे जरूरी भारत के लिए, भारत के जो हित हैं, खासकर मध्य एशिया तक पहुंचने की जो उसकी कोशिशें हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये चर्चा देखिए यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकती है। जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और प्रीलिम्स में भी आ सकता है। और वैसे भी जो लोग दुनिया में क्या चल रहा है समझना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। तो किरदार है अमेरिका, ईरान, भारत, और मंच है चाबहार। चलिए इसे खोलते हैं जरा। सबसे पहले हुआ क्या है, मतलब बिल्कुल ताज़ा घटनाक्रम क्या है? तो जैसा आपने बताया, अमेरिकी प्रशासन ने ये घोषणा की है कि वो ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है, उसके लिए जो पहले एक छूट, एक वेवर दिया हुआ था सैंक्शन से, हाँ, 2018 वाला, हाँ बिल्कुल, जो 2018 से लागू था, हाँ, अब उन्होंने उसे वापस लेने का फैसला किया, उसे रद्द कर दिया है। अच्छा। और ये फैसला मतलब ट्रंप प्रशासन के दौरान ही दिया गया था, और अब उन्हीं के प्रशासन ने वापस ले लिया। हाँ, यही इसमें एक कह सकते हैं विडंबना है। अमेरिकी विदेश विभाग के जो उप प्रवक्ता हैं थॉमस पिगॉट, उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है। तो ये एकदम से लागू हो गया है या कोई टाइमलाइन है? नहीं, एकदम से नहीं। इसके लिए एक तारीख दी गई है, 29 सितंबर 2025। अच्छा, तो अभी कुछ वक्त है। हाँ, कुछ महीने हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है। और उनका कहना है कि ये कदम राष्ट्रपति ट्रंप की जो ईरान पर अधिकतम दबाव यानी मैक्सिमम प्रेशर बनाने की नीति है, हाँ, ये ट्रंप तो सुनते रहते हैं हम, उसी के तहत ये फैसला लिया गया है। लेकिन इस खास छूट को रद्द करने का क्या कारण बताया उन्होंने, और ये किस कानून के तहत हुआ है? हाँ, तो प्रवक्ता पिगॉट ने बताया कि ये जो ईरान स्वतंत्रता और काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट है, IFCA 2012 का, IFCA, ओके, उसके तहत 2018 में ये छूट दी गई थी, और अब विदेश मंत्री ने उसी छूट को रद्द किया है। ये IFCA कानून असल में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मानवाधिकारों उल्लंघन वगैरह से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। अच्छा, तो जब 2018 में ये छूट दी थी, तब क्या वजह बताई थी? तब वजह बताई गई थी अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण और उसका आर्थिक विकास। ओ, अफगानिस्तान वाला एंगल। हाँ, कि चाबहार के जरिए अफगानिस्तान को समुद्र तक पहुंच मिलेगी, उसकी इकोनॉमी को मदद मिलेगी, और भारत इसमें एक पॉजिटिव रोल निभा सकता है। लेकिन अब लगता है अधिकतम दबाव वाली नीति ज्यादा हावी हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 29 सितंबर 2025 के बाद क्या होगा? कौन आ सकता है प्रतिबंधों के दायरे में? सीधा मतलब ये है कि 29 सितंबर 2025 के बाद कोई भी व्यक्ति या कंपनी, चाहे वो भारत की हो या कहीं और की, अगर वो चाबहार बंदरगाह को ऑपरेट करती है या उससे जुड़ी किसी गतिविधि में शामिल होती है, जैसे रेल लाइन बनाना या वहां से सामान लाना ले जाना, अच्छा, तो उन पर अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं। पहले जो एक खास छूट थी ना कि अफगानिस्तान के इस्तेमाल के लिए या नॉन पेट्रोलियम ईरानी सामान के लिए, वो अब नहीं रहेगी। ये बड़ा बदलाव है। ये तो हुई घटना की बात, लेकिन ये चाबहार बंदरगाह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब क्यों इस पर छूट का हटना इतनी बड़ी खबर है, खासकर भारत के नजरिए से? देखिए, चाबहार का महत्व उसकी लोकेशन से है। ये ईरान के बिल्कुल दक्षिण पूर्व में है, सिस्तान बलोचिस्तान प्रांत में, और ये ओमान की खाड़ी पर है। ओमान की खाड़ी यानी खुला समुद्र? हाँ बिल्कुल, ये सीधे खुले समुद्र में है। एक डीप वाटर पोर्ट है, गहरा पानी बंदरगाह, मतलब बड़े बड़े मालवाहक जहाज यहाँ आसानी से आ सकते हैं। खुले समुद्र में होने का क्या खास फायदा है? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं गुजरना पड़ता। अच्छा, वो जो संकरा रास्ता है फारस की खाड़ी का, हाँ, जो अक्सर तनाव में रहता है, चाबहार उस रास्ते को बाईपास करता है, तो रास्ता छोटा, सुरक्षित और शायद सस्ता भी हो जाता है। और भारत के पश्चिमी तट से, जैसे मुंबई या कांडला से, ये काफी करीब भी है। और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन आसपास क्या है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। चाबहार जो है वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है। ओ हाँ, ग्वादर, चीन वाला पोर्ट। बिल्कुल, हवाई दूरी शायद 70-80 किलोमीटर ही होगी,
ग्वादर में चीन भारी निवेश कर रहा है, सीपीसी का हिस्सा है वो। तो चाबहार को अक्सर ग्वादर के काउंटर बैलेंस के तौर पर देखा जाता है। भारत को इस इलाके में एक रणनीतिक मौजूदगी देता है ये। सही कहा। और यहीं से भारत के लिए इसका महत्व जुड़ता है। हमारा मुख्य मकसद तो यही था कि ईरान के साथ मिलकर इसे विकसित करें ताकि पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करते हुए। हाँ, ये बाईपास करना बहुत महत्वपूर्ण था। और अफगानिस्तान और उससे भी आगे जो मध्य एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह, वहां तक एक सीधा रास्ता बन जाए व्यापार और ट्रांसपोर्ट के लिए। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी तेहरान गए थे, हाँ, वो यात्रा काफी महत्वपूर्ण थी। तब भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, चाबहार समझौता। इसका मकसद यही था कि चाबहार का इस्तेमाल करके एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जाए। तो ये सिर्फ बातें नहीं थी, भारत इसमें एक्टिवली शामिल था, निवेश भी कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। भारत सरकार चाबहार पोर्ट का जो एक टर्मिनल है, शाहिद बहश्ती टर्मिनल, उसके पहले फेज के विकास और ऑपरेशन में सीधे तौर पर जुड़ी रही है। किस तरह का निवेश किया है भारत ने, कुछ अंदाजा है? हाँ, ठोस निवेश हुआ है। जैसे 6 मोबाइल हार्बर क्रेन दी है भारत ने, MHCS जिन्हें कहते हैं। अच्छा, क्रेन, सामान उठाने रखने के लिए। हाँ, 2 140 टन की, 400 टन की, और भी कुछ उपकरण दिए हैं। कुल मिलाकर करीब $25 मिलियन का सामान दिया है। और सिर्फ सामान ही नहीं सुना, ऑपरेशन भी भारत ही देख रहा था। हाँ, ये बहुत अहम बात है। भारत सरकार की एक कंपनी है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, IPGL। हाँ। उसकी एक सब्सिडियरी है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन, IPGCFZ। इसने दिसंबर 2018 से शाहिद बहश्ती टर्मिनल का ऑपरेशन संभाला हुआ है। मतलब एक भारतीय कंपनी ही उसे चला रही थी। तो ये चल भी रहा था ठीक से, मतलब ट्रैफिक वगैरह था वहां? हाँ, आपरे तो यही बताते हैं। जब से IPGCFZ ने काम संभाला है, तब से अब तक 90,000 TEU से ज्यादा कंटेनर ट्रैफिक हैंडल हुआ है। 90,000 TEUs, ये तो काफी है। हाँ, और 8.4 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा बल्क और जनरल कार्गो भी, जैसे अनाज, खाद, चीनी वगैरह। मतलब ये पोर्ट काम कर रहा था, खासकर अफगानिस्तान के लिए मानवीय मदद और व्यापार के लिहाज से। भारत ने गेहूं भी भेजा है इसी रास्ते से। तो अब बात यहाँ दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि निशाना ईरान है, अधिकतम दबाव नीति है। दूसरी तरफ भारत ने पैसा लगाया है, ऑपरेट कर रहा है, और ये उसकी रणनीति के लिए अहम है। तो इस अमेरिकी फैसले का असल असर किस पर पड़ रहा है? देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का विश्लेषण और दूसरे सोर्सेज भी यही कह रहे हैं कि कहने को तो ये कदम ईरान के खिलाफ है, लेकिन इसका सीधा और शायद सबसे बुरा असर भारत पर पड़ने वाला है। सीधा असर भारत पर? हाँ, सूत्रों का तो ये भी कहना है कि ये भारत की जो योजनाएं थीं इस पोर्ट को पूरी क्षमता से चलाने की, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, मेजर सेटबैक। ये झटका कैसे महसूस होगा? मतलब क्या क्या असर हो सकता है? कई तरह से। एक तो भारत का जो निवेश है, भविष्य की योजनाएं हैं, वो अटक सकती हैं। दूसरा और शायद सबसे अहम, वो जो सीधी पहुंच बन रही थी अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक, पाकिस्तान को बाईपास करके। हाँ, वो रास्ता अब मुश्किल में पड़ गया है। ये भारत की पूरी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए बड़ी चुनौती है। और तीसरा, ये भारत की रीजनल पावर बनने की कोशिशों पर भी सवाल उठाता है, खासकर जब पास में ही ग्वादर पोर्ट बिना रोक टोक के बन रहा है। अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें तो क्या ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का मामला है या इसके मायने और गहरे हैं? हाँ, बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भारत की कनेक्टिविटी की महत्वाकांक्षाओं और उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब स्वतंत्र विदेश नीति बनाने की क्षमता, दोनों पर एक तरह का सवाल है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये दिखाता है कि कैसे बड़ी ताकतों के आपसी झगड़े या उनकी नीतियां दूसरे देशों के हितों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, भले ही वो देश पार्टनर ही क्यों न हो। जैसे भारत और अमेरिका पार्टनर हैं, फिर भी ये हुआ। ये भारत के लिए विकल्प कम करता है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भारत अब करेगा क्या? उसके पास रास्ते क्या हैं? क्या डिप्लोमेसी से कुछ हो सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है अब। स्रोत भी यही सवाल उठाते हैं, जवाब नहीं देते। क्या भारत अमेरिका से बात करके इसे फिर से बहाल करवा पाएगा? मुश्किल लगता है। क्या यूरोपियन यूनियन या दूसरों के साथ मिलकर कोई रास्ता निकलेगा? या फिर उसे अपनी सेंट्रल एशिया पॉलिसी पर दोबारा सोचना पड़ेगा? कोई और रास्ता देखना पड़ेगा? जैसे INSTC का दूसरा रूट, बंदर अब्बास वाला। हाँ, शायद उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़े, लेकिन उस पर भी प्रतिबंधों का खतरा तो है ही। तो ये भारत के लिए वाकई एक जटिल पहेली है। तो अगर हम इसे समेटें, खासकर UPSC एस्पिरेंट्स के लिए,
तो क्या मुख्य बातें निकलती हैं? देखिए, संक्षेप में ये है कि अमेरिका अपनी ईरान पॉलिसी के तहत एक कदम उठा रहा है जिसका सीधा नुकसान भारत के अहम प्रोजेक्ट को हो रहा है। और विडंबना ये कि इसी प्रोजेक्ट को पहले अमेरिका ने ही छूट दी थी। बिल्कुल, अफगानिस्तान के नाम पर। तो ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने जटिल होते हैं, कैसे राष्ट्रीय हित टकराते हैं और कैसे बड़ी शक्तियों के फैसलों के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे देशों को भुगतने पड़ते हैं। और ये 2018 में छूट देने और अब वापस लेने के बीच क्या बदला है? क्या सिर्फ ईरान पर दबाव बढ़ाना ही मकसद है या अमेरिकी प्राथमिकताओं में कोई बदलाव है? ये भी एक अहम सवाल है। 2018 में अफगानिस्तान का विकास एक वजह थी। अब उसे रद्द करना दिखाता है कि शायद अमेरिका के लिए अब ईरान पर दबाव बनाना ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है, भले ही अफगानिस्तान की स्थिति अभी भी ठीक न हो। या शायद उन्हें लगता हो कि छूट का मकसद पूरा नहीं हुआ। ये भी हो सकता है। वजह जो भी हो, ये बिठाता है कि विदेश नीति के लक्ष्य कैसे बदलते हैं और कैसे अलग अलग लक्ष्यों में संतुलन बनाना मुश्किल होता है। ये जीएस पेपर 2 के लिए एक शानदार केस स्टडी है। जियोपॉलिटिक्स, जियोइकोनॉमिक्स, द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय सहयोग, सब कुछ है इसमें। तो अंत में इसका निचोड़ क्या है? भारत के लिए आगे क्या दिख रहा है? निचोड़ यही है कि चाबहार पे ये जो छूट वापस ली गई है, ये भारत के लिए कई तरह की चुनौतियां ला रहा है। उसकी रणनीतिक पहुंच रुकेगी, निवेश पर असर पड़ेगा, मध्य एशिया से व्यापार महंगा और मुश्किल हो सकता है और चीन के बढ़ते प्रभाव के सामने वो थोड़ा कमजोर महसूस कर सकता है। बिल्कुल। और आगे के लिए सोचने वाली बात यह है कि इस बदलते हुए माहौल में भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और अपने कनेक्टिविटी के लक्ष्य, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? हाँ, ये संतुलन साधना ही असली परीक्षा होगी भारतीय विदेश नीति की आने वाले समय में। क्या वो दबाव में आएगा या कोई कूटनीतिक रास्ता निकाल पाएगा? ये देखना होगा। बिल्कुल, इस पे नजर बनी रहेगी। तो ये थी हमारी आज की गहन चर्चा चाबहार बंदरगाह पर इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण के आधार पर। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी, खासकर अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।